हेलो एवरीवन। आज है 30 जून और हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं द एडिटोरियल मेंस पर्पस से। तो पहला आर्टिकल है कंसोलिडेटेड एमएसएमई नोटिफिकेशन। तो ये क्या है? मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो कंटेंस्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज इशूड कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन फॉर क्लासिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई फॉर फ्रॉम 1 जुलाई टू 2020। तो हुआ यह है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन को कंसोलिडेटेड किया है, क्लासिफिकेशन किया है एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एसएमई फ्रॉम 1 जुलाई टू 2020। तो मतलब यह है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन को कंसोलिडेटेड किया है, मतलब जो कई सारे नोटिफिकेशन जो एमएसएमई के रिगार्ड से आते थे वो सब एमएसएमई के जितने भी नोटिफिकेशन को एक नोटिफिकेशन में जो है कंसोलिडेट कर दिया गया है। और क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है ना, एमएसएमई को जो क्राइटेरिया होता है कितना किस इंटरप्रेनर को एमएसएमई में जो है रखा जाए, किसको स्मॉल में रखा जाए, किसको लार्ज में रखा जाए। तो ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई, ये दोनों जो है ये चीज़ें जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने जो है कंसोलिडेटेड इनको किया है। ठीक है। तो दिस नोटिफिकेशन सप्रेस्ड ऑल अदर नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन होगा जो सारे नोटिफिकेशन को सप्रेस्ट कर देगा और फाइनल डॉक्यूमेंट जो है इसके रिगार्ड में जो है होगा। ठीक है, जो दिया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, द न्यू क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो नया एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन जो होगा वो बेस्ड होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि कितना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, प्लांट मैशनरी कितना है, टर्नओवर कितना है, ये सब माइन करेगा क्लासिफिकेशन पर। दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी होगा, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए, दोनों के लिए क्लासिफिकेशन होगा एमएसएमई का, जो नया अभी जो नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है। तो नोटिफिकेशन क्या है? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड एमएसएमई विल बी नोन एज उद्यम। तो पहला काम ये किया गया कि एमएसएमई अब जो है उद्यम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और इसका नाम भी होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। इनका नाम भी, रजिस्ट्रेशन भी जो होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये नाम से जाना जाएगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट होगा ओनली 1 आधार नंबर से। ठीक है, और फिर सेल्फ डिक्लेरेशन का भी जरूरत नहीं होगा, ना किसी डॉक्यूमेंट का, ना किसी पेपर का, ना किसी सर्टिफिकेट का। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस और बोथ सेल बी एक्सक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग द टर्नओवर एक उद्यम। ठीक है, द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो सेट अप फैसिलिटेशन सेंटर एट ए डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल लेवल टू फैसिलिटेट इंटरप्रेनर हु आर अनेबल टू कंप्लीट उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो राज्य सरकार और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये फैसिलिटेट किया जाएगा, सेंटर खोला जाएगा जहां पर उद्यम रजिस्ट्रेशन जिस एंटरप्रेनर का नहीं हुआ वो एंटरप्रेनर जो भी चाहे वहां पर जा करके जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज अनाउंसमेंट किया गया, इस दृष्टिकोण से जो है भारत जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ फोकस कर रही है। तो क्रेडिट गारंटी का ट्रस्ट होगा, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी 3 लाख करोड़ का जो है पैकेज अनाउंस किया गया था। ठीक है, और प्लस जो है जो स्टेट एमएसएमई है जिनका कर्ज में थोड़ा सा डूबा हुआ है, जो थोड़ा मुश्किल में चल रही है, उसको 20,000 करोड़ का जो है उनके लिए सबऑर्डिनेट एक्स्ट्रा जो है दिया गया है। इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू द फंड ऑफ फंड वेयर फंड ऑफ फंड विल गिव द पर्पस ऑफ 10,000 करोड़ टू प्रोवाइड इक्विटी फॉर सपोर्ट ऑफ एसएमई। ठीक है, तो 10,000 करोड़ जो है इक्विटी फंड को सपोर्ट करने के लिए भी एमएसएमई को दिया गया है। नो ग्लोबल टेंडर फॉर गवर्नमेंट टेंडर अप टू 200 करोड़ दस प्रोमोटिंग एमएसएमई। कोई भी ग्लोबल टेंडर, कोई भी बंदा को किसी भी ग्लोबल एमएसएमई को टेंडर नहीं दिया जाएगा अगर वो 200 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, 200 करोड़ से ज़्यादा होगा तब किसी ग्लोबल गवर्नमेंट जो है किसी भी ग्लोबल एमएसएमई को, मतलब वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से ज़्यादा, जो 200 करोड़ के जो मिनिमम होगा वो हमारे ही देश के एमएसएमई को जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बाहर के लोगों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये है भारत सरकार का एम, आत्मनिर्भर भारत के लिए ये सब स्कीम जो है कह लें आने वाले वक्त में अच्छा
एक इम्पैक्ट लाएगा। दूसरा आर्टिकल है PMFME स्कीम। तो मेंस GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लॉन्च ए न्यू स्कीम जिसका नाम रखा है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, PMFME। तो इसमें क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लॉन्च्ड, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लॉन्च किया गया है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। तो इसमें क्या होगा कि 25 लाख यूनिट को प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट 74% इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है। तो और ऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग यूनिट comprise nearly 25 lakh unit and provide employment 74% in the food processing sector. These schemes aim to provide financial, technical, business support for upgrading existing micro and processing enterprises. और इस स्कीम का मकसद यही है कि फाइनेंशियल तौर पर जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर यूनिट को सपोर्ट किया जाएगा, टेक्निकली जो सपोर्ट है, बिजनेस सपोर्ट किया जाएगा, अपग्रेडिंग किया जाएगा। तो फीचर इसके क्या है, फीचर ये है कि स्कीम 5 साल तक के लिए जो है आउटले होगा, 10,000 करोड़ इनके लिए जो है बजट है। और तकरीबन जो है ये फंडिंग पैटर्न इस तरह से होगा, 60% सेंटर का होगा, 40% स्टेट का होगा। और जहाँ तक सवाल है कि ईस्टर्न स्टेट की बात है, जो हमारा 7 सिस्टर स्टेट जो कहा जाता है, वहाँ पर 90% सेंटर का होगा, 10% स्टेट का होगा। और जहाँ तक हिमालय स्टेट की बात है, वहाँ पर 100% सेंटर का होगा। और जहाँ यूटी की बात है, यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर 100% जो है सेंटर का ही जो है ये बजट होगा। तो अप्रोच क्या होगा, द स्कीम एडॉप्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। और बेनिफिट प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट, अवेलिंग कॉमन सर्विस एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी के आधार पर जो है ये चीज़ें की जाएगी। स्टेट वुल आइडेंटिफाई द फूड प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेट जो है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। सप्लाई चेन नेटवर्क नॉन ODOP, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आर ऑल्सो सपोर्टेड इन दिस स्कीम, बी प्रेफरेंसेस गिवन ODOP। तो इसी के आधार पर जो है स्कीम के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो चेन ऑफ नेटवर्क जो बनाने की जो कोशिश की जाएगी, इसी के आधार पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोर्ट फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग। तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है इसको लाया जाएगा। तो सपोर्ट पैटर्न यही है, ईच माइक्रो एंटरप्राइजेज को जो है 10 लाख यूनिट को 35% जो है एलिजिबल कॉस्ट विथ मैक्सिमम अरेस्ट 10 लाख फॉर अपग्रेडिंग देयर यूनिट। तो 10 लाख जो है उनको यूनिट को अपग्रेड करने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर जहाँ तक सवाल है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, तो इनको भी जो है 35% कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वैल्यू चेन के लिए इनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। द इंटरप्राइजेज विल बी सपोर्टेड विद द कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। और इंटरप्राइजेज को जो है टेक्निकली अगर वो ट्रेनिंग नहीं है तो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के और अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनको जो है कह ले कि अपडेट भी किया जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन और टेक्निकली जो भी सपोर्ट चाहिए होगा तो ये चीज़ें जो है करने की भी कोशिश की गई है। तो बेनिफिट क्या है, तो 8 लाख यूनिट को इससे बेनिफिट होगा इस स्कीम से। और जो है हमारे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव फ्यूचर होगा और फिर एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। तो अब हमारे पास है तीसरा आर्टिकल, प्लाज्मा बैंक। तो प्लाज्मा बैंक क्या है, GS पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी इनिशियली ये एक प्लाज्मा बैंक बनाने का, कायम करने का जो है एक प्लानिंग की है कि प्लाज्मा बैंक जो बनाया जाएगा। और प्लाज्मा बैंक जो भी पेशेंट जो रिकवर हो गए, यानी कि जितने भी जो भी पेशेंट जो है कोविड-19 से जो ठीक हो गए, उनके ब्लड में क्या होता है कि एक एंटीवायरस उससे प्रोटेक्ट, यानी कि वायरस से बचने के लिए वो पैदा हो जाता है। तो उसी प्लाज्मा को लेकर जो उसके ब्लड में होता है वो प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा और फिर कोविड-19 पेशेंट के लिए उस पर इलाज में जो है लाया जाएगा। तो प्लाज्मा बैंक देखिए क्या है, दिस बैंक कंटेन प्लाज्मा कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट, जो प्लाज्मा पेशेंट के द्वारा लिया जाएगा जो ठीक हो गए हैं कोविड-19 से, और फिर जो उनके अंदर एंटीबॉडीज है वो वायरस से लड़ने के लिए काम आएगी। तो इट इज सेट अप इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ये सेटअप किया जाएगा लीवर एंड बायलरी साइंस एंड प्लाज्मा कलेक्टेड, ठीक है, लीवर एंड बायलरी साइंस इंस्टीट्यूट में, जहाँ प्लाज्मा जो है कलेक्टेड किया जाएगा और ये पेशेंट के लिए अवेलेबल होगा जो कोरोना वायरस से जो है पीड़ित है। तो इसका कंडीशन क्या होगा, जो डोनर होगा, जो प्लाज्मा जिससे डोनेट लेंगे उसका क्या कंडीशन होगा। पहला कंडीशन उनका हेल्दी होना चाहिए और 80 to 60 ईयर्स हो और हेल्दी हो, ठीक है। ही शुड हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 3 वीक्स, 3 सप्ताह पहले वो जो है ठीक हो चुका हो डोनेट करने से पहले। और तीसरा कोविड-19 ट्वाइस, जो उनका दोबारा चेक होगा कि कोविड-19 वो निगेटिव है, ये 2 बार उनका चेकअप होगा डोनेट करने से पहले। और वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए वर्किंग प्लाज्मा किस तरीके से काम करता है। 1 से % कॉन्टैक्ट कोरोना वायरस, जब एक बंदा कोरोना वायरस के कॉन्टैक्ट में आता है उसके ब्लड के अंदर उसका एंटीबॉडी बन जाता है उनके सेल के अंदर, ठीक है, जिसको सेल रिमेंबर कहा जाता है, एंटीजन वायरस से लड़ने के लिए। द ब्लड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेम वायरस अगेन। तो वायरस से जो सेम वायरस अगर किसी बंदे को अगर है तो उससे लड़ने के एंटीबॉडीज उसके अंदर बन जाती है और वो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। द एंटीबॉडीज आर स्टोर्ड इन द प्लाज्मा कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो जो प्लाज्मा क्या होता है ना, ब्लड का एक कंपोनेंट है। अब व्हेन दिस प्लाज्मा इंजेक्टेड, जब प्लाज्मा को सफरिंग पेशेंट में, अगर कोरोना वायरस सफरिंग पेशेंट में इंजेक्ट किया जाएगा तो वो बंदे के अंदर भी जो है एंटीजन बनेगा और फिर वायरस से वो फाइट कर पाएगा। दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द, इस इलाज का नाम रखा गया है कॉवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। ये परफॉर्म कैसे करेगा, द CPT हैज़ इम्प्रूव द ब्रेथ एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। तो ये जो सांस में जो सांसें उखड़ती है और फिर जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ये सब चीज़ें सफरिंग पेशेंट को जो है इनिशियल स्टेज पर इम्प्रूव करेगा, ठीक करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा। ऑब्जर्व ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इन पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन विद CPT, ठीक है, इसके द्वारा। तो ये है आज का पूरा आर्टिकल्स, आपको आई होप समझ में आया हो।